वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के डेली प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमारा तीसरा सेट है और जैसा कि हमने बताया है कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में तीन विधा सूचियों का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो तीन बातें हैं, मतलब कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये जो तीन लिस्ट है उनका प्रावधान जो है किस अनुसूची में की जाती है, तो वह अनुसूची नंबर जो है वो 7वीं है। अब हम बात करेंगे कि भारत के संविधान में जितनी अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में क्या क्या बातें कही गई हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 26 नवंबर 1950 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कुल अनुसूचियों की संख्या थी 8। लेकिन समय के साथ जो है वो 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया और आज की डेट में भारत के संविधान में टोटल टोटल जो है वो 12 या ये कहें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो 12 शेड्यूल हैं और हर एक शेड्यूल में क्या बातें कही गई उसको देखते हैं। अगर हम प्रथम अनुसूची की बात करें, मतलब कि फर्स्ट शेड्यूल की बात करें, तो इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालयों के जो है न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के संबंध में उपबंध हैं। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है CAG की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची में, जो थर्ड शेड्यूल है उसमें बात की गई है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। पांचवी अनुसूची जो है वो संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, इसमें उपबंध शामिल है। छठी अनुसूची की बात किया जाए, मतलब सिक्स शेड्यूल की बात किया जाए, तो स्पेशल जो कुछ राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनका नाम भी आपको याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। किसमें? छठी अनुसूची में। तो फिर से देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, इसी अनुसूची के बारे में पूछा गया था। तो सातवीं अनुसूची में आपको यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची मिलेगी, राज्य सूची मिलेंगी मतलब स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं उसका जो है प्रावधान है। आठवीं अनुसूची जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से है, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनसे है। तो आज की डेट में जो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी संख्या है 22। नवीं अनुसूची जो है विशिष्ट अधिनियमों और अधिनियमों के सत्यापन के प्रावधान के बारे में बात करती है। अब जो नवीं अनुसूची है उसके बाद हम 10वीं अनुसूची की अगर बात करें, तो इसमें इसमें जो है दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। मतलब कि जो जो एंटी डिफेक्शन का जो प्रोविज़न लाया गया था, दल परिवर्तन जो विधेयक था, ठीक है, उसको जो है समावेशित किया गया था 10वीं अनुसूची में। तो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता मतलब अयोग्यता के बारे में जो उपबंध है वो 10th शेड्यूल में आपको मिलेगा। 11वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए, ठीक, 11th शेड्यूल की, तो ये जो है पंचायत के अधिकार और प्राधिकार और दायित्व के बारे में बताता है। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के अधिकार और प्राधिकार और दायित्व के बारे में बताता है। ठीक है, तो 11वां और 12वां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 11th और 12th जो शेड्यूल है वो रिलेटेड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। अगर 11th की बात करेंगे तो वो रूरल जो एरिया है उनमें सेल्फ गवर्नेंस की बात की जाएगी, और 12वीं जो अनुसूची है वो अर्बन एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि सुगमता सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही हैं? ठीक, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, PSB, पब्लिक सेक्टर बैंकों की जो है कार्य प्रणाली है उस पर निगरानी के लिए, या वो जो है अच्छे से काम कर सकें,
उनको इवेल्युएट करने के लिए जो है या उनके प्रदर्शन को आंकलित करने के लिए ये लाया गया सुगमता सूचकांक। ठीक है। दूसरा, इट मेजर्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमई। ठीक है, तो यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को भी आंकलित करता है। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पीएसबी के जो कार्य जो परफॉर्मेंस है उसको भी आंकलित करता है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। और जो एमएसएमई है, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनके भी काम को ये क्या करता है, आंकलित करता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए, विटामिनों का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से कर दिया जाता है। एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। तो केवल जो दो विटामिन हैं, बी या ये कहें बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और इसके अलावा जो ए डी ई के हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में आपसे पूछा रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन दिए गए ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार, ठीक है, समय के अनुसार जो है उनको व्यवस्थित करना है। इसका मतलब कि कौन जो है पहले आया, फिर उसके बाद में कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 का है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का ये एक्ट है, अधिनियम है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, 1972 का। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 का है। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? तीन, तीन के बाद चार आएगा, उसके बाद दो आएगा और लास्ट में एक। तो तीन चार, तीन चार दो और एक। तो तीन चार, सॉरी, पहले जो है वो तीन, उसके बाद चार, उसके बाद एक और दो। तीन चार एक दो। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। ठीक, तो पहले क्या आएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 3, उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट टाइगर 4, उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 का है एक, और दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो तीन चार एक दो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? डॉप्सन इकाई से जो है ओजोन की सांद्रता को मापते हैं। जो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है, वो एटमॉस्फेयर के जो वायुमंडल की जो सतह होती हैं उनमें किस सतह में मिलता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5 जो है वो लेयर की बात करते हैं। सबसे नीचे जो है वो ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, और उसके ऊपर आयनोस्फीयर, और सबसे बाद में जो है वो एक्सोस्फीयर आता है। तो ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में, या ये कहा जाए, सॉरी, ये कहा जाए समताप मंडल में। ठीक है, तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो ओजोन लेयर पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जिसको AITUC कहते हैं, भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1900, ध्यान दीजिएगा, 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष, ये जो है अक्सर पूछा जाता है, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो लाला लाजपत राय थे। और इसकी स्थापना जो है वो बम्बई में की गई थी, जो आज का मुंबई है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कहाँ पे? बम्बई में। कब? 31 अक्टूबर 1920 को।
और ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है। अगला प्रश्न यह है कि बाल्कास झील निम्नलिखित देश में से किस में स्थित है? तो बाल्कास झील जो है वो है कजाकिस्तान में, ठीक। ऑप्शन ए। अब हम इसको देखेंगे मैप में। ये है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान में जो बाल्कास लेक है वो इसकी पोजीशन ये आप देख सकते हैं, ये है बाल्कास लेक। अब यहीं पे आप देख सकते हैं इसके साथ में अरल सी है। अरल सी मतलब अरल सागर जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान उन दोनों के बीच में है। तो अगर अरल सी की पोजीशन आपसे पूछा जाए तो वो जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शेयर करते हुए उसकी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये है अरल सी। अब यहाँ पे आप कैस्पियन सी देख रहे हैं। कैस्पियन सी को थोड़ा सा हम लोग अलग से डिटेल में देखते हैं। ये है कैस्पियन सी। अब हम देखेंगे कि कैस्पियन सी को घेरे हुए देश कौन कौन से हैं। अक्सर पूछा जाता है कि कैस्पियन सी को घेरे हुए जो देश हैं उनका नाम बताइए। तो रूस, अज़रबैजान, ईरान, इधर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये जो देश हैं, ठीक, कौन? रूस, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ये जो 5 देश हैं वो कैस्पियन सी को घेरे हुए हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में जो है लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट ए में विटामिन, इसको जो है इसके साथ मैच करना है। तो विटामिन का मैच किसके साथ होगा? कैरोटीन के साथ। तो विटामिन, कैरोटीन। एंजाइम, एंजाइम क्या है? पेप्सिन, पेप्सिन जो है एंजाइम हो गया। हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और प्रोटीन है केराटिन, केराटिन प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो अब ए के साथ मैच किया 2, बी के साथ 1, हार्मोन 4, प्रोटीन 3, तो 2 1 4 3 किस में है? यस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे भी जो है एक लिस्ट दी गई है और इधर एक लिस्ट दी हुई है, ठीक। लिस्ट 1 में जो है वो स्थल है और लिस्ट 2 में संबंधित तीर्थंकर हैं। तो आपको बताना है जो स्थल है उनके साथ जो संबंधित तीर्थंकर हैं वो कौन है। तो श्रावस्ती, श्रावस्ती, तो श्रावस्ती जो स्थल है वो किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो श्रावस्ती संबंधित है शंभवनाथ से। ये काक नदी जो है वो संबंधित है सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, और पभोषा जो है वो पद्म प्रभु से संबंधित है। तो क्या क्रम हो गया? श्रावस्ती, शंभवनाथ 4 1 का 4, काकंदी, काकंदी संबंधित है 3 सुविधानाथ 3, अयोध्या ऋषभनाथ 1, और पभोषा जो है वो पद्म प्रभु, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में भी लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दिया गया है। इसको जो है एक तरफ जो है बादशाह है और दूसरी तरफ उनके जो दीवान है उनका नाम दिया गया है और उसको मैच करना है। तो अकबर, अकबर का दीवान का क्या नाम था? मुजफ्फर खां। तो ए का हो गया 3, यहाँ से ए का 3 मुजफ्फर खां, ये थोड़ा सा ए का 3। जहांगीर की अगर बात किया जाए, ठीक, तो जहांगीर गियास बेग एतमदुल्ला, ये हो गया। औरंगजेब, ठीक, तो औरंगजेब सॉरी शाहजहां, शाहजहां का जो है वो शादुल्ला, और औरंगजेब का असद खां। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? अकबर का 3, ए का 3, बी का 1, शाहजहां सी का 4 और डी का 2, तो 3 1 4 2 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसको घोषित किया गया है मोटे अनाज वाली फसलों के वर्ष के रूप में। तो अक्सर जो है आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है वो कौन सा वर्ष
किस विशेष रूप से जो है उसको डेजिग्नेट किया गया है। तो इस वजह से हम लोग जानेंगे कि 2023 के बाद जो आने वाले वर्ष वर्ष हैं 2024, 2025 और 2026, उसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है किस वर्ष के लिए रूप में नामांकित किया है। तो 2023 जो अभी हमारे प्रश्न में था वो है बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और दूसरा भी याद रखिएगा, शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2024 कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यहाँ पे जो कैमलिड है वो ऊंट वाली जो प्रजातियां हैं उनके लिए ये वर्ष जो है वो डेजिग्नेट किया गया है 2024। तो 2024 वाला जो वर्ष है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ऊंटों को समर्पित है। 2025 ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। 2026 रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर्स जो है 2026 रोजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं पाया जाता है। तो ये है सागौन या सागवान, टीक। इसके अलावा ओक, चेस्टनट, जैतून, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट के प्लांट हैं। जो टीक है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ये पाया जाना प्लांट है, जहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी जो है अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। तो ओक, चेस्टनट, जैतून जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट वाले प्लांट हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। तो गोदावरी नदी के डेल्टा में जो पाए जाने वाला मैंग्रोव की प्रजाति है वो है कोरिंगा। क्या? कोरिंगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। यहाँ पे किसी राज्य का नाम पूछा जा रहा है और यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो चार ऑप्शन हैं उनमें जो आर्द्रभूमि है वो केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकती है और राज्य में हो सकती है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन चार आर्द्रभूमियों में जो वेटलैंड्स हैं उनका नाम बताइए जो किसी स्टेट में है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर है वो है पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। तो ये जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। इसके अलावा अगर होकेरा वेटलैंड की बात किया जाए तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। सो मोरिरी ये लद्दाख में है। वुलर झील ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी जो है वो है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु तो स्टेट है। इसके अलावा होकेरा JNK, सो मोरिरी लद्दाख, वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो उस समय राष्ट्रपति का कार्य करेंगे भारत के प्रधान न्यायाधीश। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना रहे तो कौन करेगा? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे वो इस कार्यभार को संभालेंगे। तो यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो यह था हमारा तीसरा वीडियो UPPSC RO ARO के डेली प्रैक्टिस सेट के संदर्भ में। जैसा कि हम इसमें डिस्कस करते हैं स्टैटिक GK, MCQ क्वेश्चंस और करंट अफेयर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप इसमें जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।